नमस्कार साथियों। राजस्थान इतिहास की क्लास चल रही थी अपनी। राजस्थान के इतिहास में आज अपन एक नए वंश के बारे में बात करेंगे। उस वंश का नाम है कछवा वंश। और उस कछवा वंश ने शासन किया था आमेर वाले पर, इस कारण अपन कहते हैं आमेर का कछवा वंश। आमेर के बाद में इन्होंने जयपुर को राजधानी बना ली, तो कई बार अपन कहते थे जयपुर का कछवा वंश। तो जयपुर के इतिहास के बारे में, आमेर के इतिहास के बारे में इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लो आप बढ़िया तरीके से, आमेर का कछवा वंश। पहले तो इस क्षेत्र की बात करेंगे, इस क्षेत्र को, इस इलाके को अपन क्या बोलते थे, क्यों बोला गया, क्या कारण रहे। परिचय की बात करेंगे अपन। इसके बाद में अपन इनकी उत्पत्ति की बात करेंगे, कछवा वंश की, कि कछवा वंश के राजा आए कहाँ पर। इसके बाद में इनके झंडे के बारे में, इनके देवताओं के बारे में, ये किसको राजा मानते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। और इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं आपके इन शासकों की। ठीक है, तो क्रमिक रूप से अपन पढ़ेंगे। पहले थोड़ा परिचय पढ़ेंगे, परिचय में दो चीज पढ़ेंगे अपन। एक तो इनका क्षेत्र कौन कौन सा था, और दूसरा इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, और इसके बाद में इन राजाओं की बात करेंगे अपन। ठीक है, इनका राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, नक्शा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक नाम लिखा हुआ है मांड, ये मांड है, एन लिख लेना ना, मांड। जांगल प्रदेश, जांगल का मतलब बीकानेर वाला इलाका। ठीक है, मांड, इस मांड का मतलब होता है जैसलमेर वाला इलाका। मालानी, मालानी का मतलब बाड़मेर वाला इलाका। मारवाड़ का मतलब जोधपुर वाला इलाका। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आपके एक नाम आ रहा है मेरवाड़ा, मतलब अजमेर वाला इलाका। शेखावाटी, राव शेखा वाला इलाका। ये मेवात, अलवर वाला इलाका। ये मत्स्य प्रदेश, ये आपके आ, अलवर वाला इलाका, भरतपुर वाला इलाका, इस इलाके को कहते हैं अपन डांग क्षेत्र। डांग, करौली को कहते हैं अपन डांग की रानी। ठीक है, पढ़ते भी हो आप लोग। इसके बाद में ये हाड़ौती है, कोटा बारामुंदी झालावाड़ वाला इलाका। और बीच में जो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है ना, गुलाबी, हाई गुलाबी, ये गुलाबी रंग है ना, ये आपके इलाका है डुंडाड़ का। ये राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र है अभी। ठीक है, ये इधर वाला इलाका है ना, ये वाला मेवाड़ है। ये वाला वागड़ प्रदेश है। वागड़ प्रदेश के अंतर्गत एक तो आता है डूंगरपुर, एक आता है बांसवाड़ा। डिब्बी आता है, बिब्बी नहीं आता, डिब्बी आता है। डीप और बी मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। ठीक है, ये वागड़ प्रदेश है। ये आप इस नक्शे को अच्छे से तरीके से देखोगे तो ये 5-7 नाम जो आपके पेपर में आते हैं अक्सर, वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जंगल प्रदेश हो गया, शेखावाटी हो गया, ये मालानी हो गया, मेवाड़ हो गया, मांड का इलाका हो गया, मांडवल प्रदेश भी इसको कहते हैं, दुग्गल भी इसको कहते हैं, जैसलमेर वाले इलाके को। मेरवाड़ा, कल ही बात की थी अपन ने मेरवाड़ा की, अजमेर मेरवाड़ा को कहते हैं अपन। और मेरवाड़ा के उत्तर वाले हिस्से में, शेखावाटी के पूर्वी हिस्से में, मत्स्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से में, ठीक है, डांग प्रदेश के पश्चिम इलाके में जो प्रदेश है ना, उस प्रदेश को अपन क्या कहते हैं, डुंडाड़ कहते हैं। और इसी डुंडाड़ वाले इलाके पर राज किया था कछवा वंश ने। ठीक है, डुंडाड़ प्राचीन नाम था इस इलाके का। तो प्राचीन काल में डुंडाड़ इस इलाके को कहते थे। लोगों का कहना है कि दौसा वाला इलाका, जयपुर वाला इलाका, बहरोड वाला, कोटपुतली वाला, आजकल बहरोड कोटपुतली भी इसमें शामिल हो गया है। यहाँ पर एक नदी बहा करती थी, उस नदी का नाम था ढूंढ। उस ढूंढ नदी के नाम पर इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा, डुंडाड़। तो पहले तो अपन प्राचीन नाम की बात करते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अजमेर में एक राजा हुए जिसका नाम था बिसल देव। विग्रहराज चतुर्थ भी इनको अपन कहते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के दुश्मन इस इलाके में फैले हुए थे, क्योंकि ये अजमेर पास में ही पड़ता है। यहाँ पर तो आपके बिसल देव नाम के राजा हुए। तो ये मेरवाड़ा वाला इलाका, और इसके पास में ही डुंडाड़ पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरवाड़ा वाले इलाके में राजा हुए जिसका नाम था बिसल देव। बिसल देव ने इस क्षेत्र में अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। ढूंढने का मतलब खोजना। गांव में क्या, ढूंढ लियो के मतलब खोज लियो के, ढूंढने का मतलब खोजना। तो यहाँ पर इस इलाके में ढूंढ ढूंढ कर अपने दुश्मनों को संहार किया बिसल देव ने। इस कारण इस इलाके का नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़। तो दो कारण मैंने आपको बताए। एक तो कि इस इलाके में ढूंढ नदी बहती है, इट मीन्स इस इलाके को क्या कहा गया, ढूंढाड़ कहा गया। कुछ लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर बिसल देव ने अपने दुश्मनों का ढूंढ ढूंढ कर, मतलब खोजबीन करके, खोज खोज कर उनका संहार किया, उनको हराया, उनको यहाँ से भगाया, खदेड़ दिया। इस कारण इस इलाके का नाम पड़ गया ढूंढाड़। तो पहले प्राचीन क्षेत्र की, प्राचीन नाम की बात करेंगे। तो इस इलाके का जो प्राचीन नाम था ना, वो प्राचीन नाम था ढूंढाड़ है। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम था ढूंढाड़। ढूंढाड़, इस ढूंढाड़ नाम के पीछे कारण मैंने आपको दो बताए।
आजकल का जयपुर का इलाका है, ठीक है, जयपुर। दूसरा दौसा। तीसरा इलाका कोटपुतली, जयपुर से ही अलग हुआ था ना, कोटपुतली। साथ में क्या शामिल हो गया इसके, बहरोड क्षेत्र में, क्षेत्र में ढूंढ नदी बहा करती थी, ढूंढ नदी बहती थी, बहती थी। इस कारण जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड क्षेत्र में ढूंढ नदी बहती थी। इस कारण यह प्रदेश, इस कारण यह प्रदेश ढूंढाड़ कहलाया, ढूंढाड़ कहलाया। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया साहब कि ढूंढाड़ क्यों कहते थे, क्योंकि इस इलाके में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था ढूंढ नदी, और ढूंढ नदी बहने के कारण इस इलाके का पुराना नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़ पड़ गया। दूसरा कारण एक और भी है, दूसरा कारण ये है कि विग्रह चतुर्थ नाम के एक राजा हुए अजमेर में, जिसको अपन बिसल देव भी कहते हैं। इन्होंने अपने दुश्मनों का संहार किया, इस क्षेत्र में ढूंढ ढूंढ कर संहार किया, इस कारण नाम क्या पड़ गया, ढूंढाड़। ठीक है, तो दूसरी बात और कर लेते हैं अपन। अजमेर के राजा, अजमेर के शासक कौन थे भी, अजमेर के शासक का नाम था बिसल देव, बिसल देव, जिनको अपन कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। 4 नंबर पर हुए, इससे पहले 3 विग्रहराज और हो चुके थे। तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने, अजमेर के राजा बिसल देव ने इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अपने दुश्मनों का, अपने दुश्मनों का ढूंढे और फिर वापस से ढूंढे, ढूंढ का मतलब खोजना, ठीक है, अपने दुश्मनों का ढूंढ ढूंढ कर संहार किया, ढूंढ ढूंढ कर संहार किया, नाश किया, संहार किया। इस कारण इस प्रदेश का नाम, इस कारण इस क्षेत्र का नाम, एक ही बात है, प्रदेश लिख दो क्षेत्र लिख दो, इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा, ढूंढाड़ पड़ा। तो ढूंढाड़ नाम पड़ने के पीछे 2 कारण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, पहले वाला कारण भौगोलिक कारण है, नदी, पढ़ते हो आप भूगोल में, तो नदी का विस्तार था यहाँ पर कोटपुतली वाले इलाके में, जयपुर वाले इलाके में, दौसा वाले इलाके में, इस कारण इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ पड़ गया। दूसरा एक कारण और भी मैंने बताया कि बिसल देव नाम के राजा हुए, विग्रह चतुर्थ भी कहते हैं, अजमेर में थे, अजमेर पास में पड़ता है, उन्होंने आक्रमण किया होगा यहाँ पर, खोज खोज कर अपने दुश्मनों को पकड़ के ले आए, मारा पीटा, भगा दिया उनको, ढूंढ ढूंढ कर इनको पीटा, मारा, संहार किया उनका, इस कारण इलाके का नाम पड़ गया ढूंढाड़। 2 रीजन है, ठीक है, एक तो लोगों की बातों में चलता है और एक सही रीजन, मुझे लगता है ढूंढाड़ वाला ही, ढूंढ नदी वाला ही है। ठीक है, अब दोनों बातें ही आपको मैंने आपको बता दी, समझ में आ गया होगा सब दोस्तों के। इसके बाद में इस इलाके पर राज करने वाला जो वंश था ना, उस वंश का नाम था कछवा वंश, उसकी बात करते हैं अपन। ये कछवा वंश कहाँ से आए, कछवा वंश के राजा कहाँ से आए, किस प्रकार से उत्पन्न हुए, ये सब जगह अपन ने बात की। जब मेवाड़ पड़ा तो मैंने बताया गुहिल वंश का राज था, फिर मैंने बताया कि गुहिल वंश कहाँ से आया, उत्पन्न किस प्रकार से हुआ, कहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जब राठौड़ पढ़े तब भी अपन ने इस प्रकार की बात की कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तब अपन कछवा वंश पढ़ेंगे, वही बात यहाँ पर करेंगे कि कछवा शासक आए कहाँ से, कछवा वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ, कछवा राजवंश की उत्पत्ति के मत, कछवा वंश की उत्पत्ति के मत, कछवा वंश की उत्पत्ति के मत। अब राजस्थान में कहावत है कि जितना मुंह उतनी बात, जितना मुंह है ना उतनी बात है, जितना इतिहासकार है ना उतने ही मत है। अपने को 2-4 काम काम के पढ़ने सारों का अपने को कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, कछुआ वंश की उत्पत्ति के मतों की अगर बात करें तो अपन सबसे पहले बात करेंगे
एक व्यक्ति की जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, पहले एक शिलालेख की बात कर लेते हैं। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण की बाद में बात कर लेंगे, क्यों अपने को सारे ही पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ने आपको, अब मुझे पढ़ाने हैं, बस काम इतना ही है, तो अपन सारे ही बात कर लेंगे। सबसे पहले एक मत की बात करते हैं जिसका नाम है, एक शिलालेख है जिसका नाम है आमेर शिलालेख। आमेर के राजा ने लिखवाया था, मान सिंह के काल का है, 1612 ईस्वी का एक शिलालेख है। उस शिलालेख में इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उस शिलालेख में कहा गया रघुवंश तिलक। रघुवंश किनका वंश था? राम का वंश था। उस शिलालेख के हिसाब से ये राम के वंशज थे। रघुवंश, रघुवंश राम का ही तो वंशज है, राम रघुवंशी थे, तो भगवान राम के वंशज कहलाते हैं ये। ठीक है, कई जगह ये भी जानकारी मिलती है कि भगवान राम के एक बेटे हुए जिनका नाम था कुश, और उस कुश के वंशज से ना वो कछुआ कहलाए। ठीक है, तो सबसे पहले आमिर शिलालेख की बात करते हैं जो 1612 का है। उसमें इनके लिए एक नाम लिखा गया रघुवंशी। ठीक है, रघुवंश तिलक। ठीक है, कि रघुवंश के लोग हैं ये, तो रघुवंश तिलक इनको कहा गया है। इस शिलालेख के हिसाब से ये भगवान राम के वंश है, इनका संबंध रघुवंश से है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन सबसे पहले आमेर शिलालेख की। आमेर शिलालेख, आमेर शिलालेख 1612 ईस्वी का, मान सिंह के काल का आमेर शिलालेख। इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में आमेर के शासकों को, आमेर के शासकों को क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक, तिलक कहा गया है, कहा गया है। आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। रघुवंश भगवान राम का वंश है, इसका मतलब ये भगवान राम के वंशज थे। ठीक है, इस शिलालेख से ये बातें होती है। ठीक है, अब इन शासकों का ये मानना है कि हम भगवान राम के वंश से। ठीक है, क्या होता है कि भगवान राम और माता सीता जब इनको वनवास मिला ना, तो मध्य प्रदेश की तरफ चले गए। मध्य प्रदेश में एक इलाका है नरवर। ठीक है, नरवर के जंगलों में कुछ समय तक ये वहां पे रहे। नरवर के जंगलों में रहा करते थे, वहां पर माता सीता के एक बेटा हुआ जिसका नाम था कुश, और एक बेटा हुआ जिसका नाम था लव। बाद में जो कुश के वंशज थे ना, कुश के वंशजों ने उस नरवर वाले इलाके पर राज करना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने राज किया, कुश के वंशज थे, इस कारण वो कछुआ कहलाए, और कालांतर में वो आमेर में आकर के राज करने लग गए, तो आमेर के कछुआ बन गए। ठीक है, तो ये भी जानकारी मिलती है। तो रघुवंश तिलक कहा गया है, और इसके अलावा दूसरी बात भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, नरवर में, नरवर मध्य प्रदेश में है। नरवर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। नरवर में भगवान राम व सीता, नरवर में राम व सीता ने वनवास काटा, वनवास काटा। यहाँ इनके पुत्र, या इनके पुत्र, पुत्र का नाम, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश, तो कुश की बात ही करनी है अपने को। या इनके पुत्र कुश के वंशजों ने, वंशजों ने राज किया, कुश के वंशजों ने राज किया, तो जो कालांतर में, मतलब कुछ समय के बाद में, जो कालांतर में कछुआ कहलाए, कछुआ कहलाए। ये बात आमेर के शासक खुद ही मानते हैं, ये हम राम के वंशज है। ठीक है, राम के बेटे हुए कुश, और कुश के वंशजों ने राज किया नरवर वाले इलाके पर। कुश के टाबर थे, कुश के वंशज थे, इस कारण कछुआ कहलाए, और बाद में ये आमेर में आ गए तो क्या बन गए? आमेर के कछुआ। ये आमेर के राजा खुद ही मानते हैं। ठीक है, और इस शिलालेख के हिसाब से राम के वंशज ही है, आमेर शिलालेख के हिसाब से, क्योंकि इस शिलालेख में आमेर के राजाओं को कहा गया रघुवंश तिलक। ओके, इसके बाद में दूसरी बात करते हैं अपन। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि ये कस्बा के आपके कुश के वंशज थे। दूसरी बात अपन करते हैं सूर्यमल मिशन के हिसाब से। ठीक है, नाम सुना है सबने, सूर्यमल मिशन। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबार में कवि हुआ करते थे, उनकी बात अपन कर लेते। सूर्यमल मिशन का मत,
मिश्रण है, न कि मिश्रण है ना, सूर्यमल मिश्रण का। सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं अपन। सूर्यमल मिश्रण की बात करें ना, तो सूर्यमल मिश्रण ने कहा है कि एक रघुवंशी राजा थे। रघुवंश में एक राजा हुए जिसका नाम था कुरम। कुरम नाम के एक राजा हुए, और कुरम के जो वंशज थे ना उनको कहा गया कुरम वंशीय। कुरम वंशीय, कुरम वंशीय, कुरम वंशीय, कुरम वंशीय करते 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 इनको कछुआ वंशी बना दिया। शुरू में नाम मेदपाट था मेवाड़ का। मेदपाट 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 नाम लंबा था, लास्ट में क्या बोलने लगे, मेवाड़ बोलने लगे। उसी प्रकार से कहते हैं कुर्म नाम के एक राजा हुए रघुवंश में, उनके वंशज कुर्म वंशीय कहलाए, क्योंकि कुरम के वंशज थे वो। बाद में इनको कुर्म वंशीय कहा गया, कुर्म वंशीय कहा गया। नाम थोड़ा कठिन था, हम कठिनता से सरलता की ओर गमन करते हैं, तो कुर्म वंशीय करते करते इनको क्या बोलने लगे, कछुआ वंशीय बोलने लगे। ठीक है, क्योंकि गांव में आप देखते हो किसी लड़के का नाम कालूराम है, कालूराम कोई नहीं कहता, ओ कालिया। लोग सरलता की ओर गमन करते हैं, वैसे कालूराम नाम थोड़ा सरल लगता है, थोड़ा छोटा भी है, लेकिन कालियो बताओ, लेकिन हम हमारी जीभ सरलता की ओर गमन करते हैं। ठीक है, तो कुर्म नाम के राजा थे, कुर्म वंशीय कहलाए इनके वंशज। बाद में इनको क्या बोलने लगे, कछुआ वंशीय बोलने लगे। ठीक है, तो सूर्यमल मिशन क्या कहता है, रघुवंशी शासक, रघुवंशी शासक एक राजा हुए रघुवंश में, रघुवंशी शासक कुरम के वंशज, के वंशज कुरम वंशीय कहलाए, कुरम वंशीय कहलाए। बाद में इन्हें, बाद में इन्हें, बाद में इन्हें कछुआ वंशीय कहा गया, कछुआ वंशीय कहा गया। ठीक है, बाद में कछुआ वंशीय बोलने लगे इनको, शुरू में कुर्म वंशीय बोलते थे। ये बात सूर्यमल मिशन करते हैं। ठीक है, तो सूर्यमल मिशन जी की बात भी हो गई, इसके अलावा आमेर शिलालेख की बात भी हो गई, और तीसरी बात अपन करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों के बारे में कई सारी बातें लिखते हैं, प्राचीन लिपि शास्त्र का इतिहास किताब भी इन्होंने लिखी थी। तो डॉक्टर ओझा कहते हैं कि एक राजा हुए इनके जिनका नाम था कछुआ, राजा का नाम कछुआ बताते हैं, और कछुआ के वंशज क्या कहलाए, कछुआ वंशी कहलाए। ठीक है, तो डॉक्टर ओझा के हिसाब से इनके पहले राजा कौन थे, कछुआ नाम के राजा थे। तो अगला मत अपन पढ़ेंगे, सूर्यमल मिशन की बात कर ली, और अगला मत अपन पढ़ रहे हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा सिरोही के थे। सिरोही में गांव पड़ता है, रोहिड़ा गांव, वहां के रहने वाले थे। राजस्थान के जाने माने इतिहासकार है, इन्होंने इतिहास पर बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर ओझा साहब कहते हैं कि कछुआ नाम के राजा हुए। ठीक है, शासक का नाम क्या था, कछुआ, शासक कछुआ के वंशज, शासक कछुआ के वंशज, शासक कछुआ के वंशज कछुआ वंशी कहलाए। कछुआ वंशी कहलाए। ठीक है, राजा का नाम था कछुआ, और इसी के वंशज क्या कहलाए, कछुआ वंशी कहलाए। तो डॉक्टर ओझा का मत ये है। सूर्य आपके मल मिशन का मत भी अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा अपन ने आमेर शिलालेख की बात भी कर ली, तो तीन चार जगह इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये बात अपन ने कर ली। इसके बाद में ये राज जब करते थे ना, तो ये शासक अपना राजा है ना खुद को नहीं मानते थे। इन लोगों का मानना था कि हमारे राजा है ना वो गोविंद देव जी है। ठीक है, ये फोटो देख रहे हो आप, ये गोविंद देव जी का, भगवान कृष्ण का है। ठीक है, आमेर के शासकों का ये मानना था कि हम राजा नहीं है, हम तो दीवान हैं, हमें तो नियुक्त किया गया है, हमारे राजा तो गोविंद देव जी है। और गोविंद देव जी को अपना ये कुल देवता भी मानते थे। जिस प्रकार से अपन मेवाड़ पढ़ते हैं, तो मेवाड़ में मेवाड़ के शासक ये कभी नहीं कहते थे कि हम राजा हैं, मेवाड़ के राजा कहते थे कि हम तो दीवान हैं। किसके दीवान है, एकलिंग जी के दीवान है। आप सुनते हो ना कि वो एकलिंग दीवान खटे, वो महाराणा प्रताप खटे, तो एकलिंग के दीवान मानते थे अपने आप को वो राजा।
उसी प्रकार से आमेर वाले शासक अपने आप को कभी राजा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हम तो दीवान हैं, हमारे राजा तो कौन है, भगवान गोविंद देव जी है, यही इनके कुल देवता है, यही इनके राजा है। ठीक है, तो स्वयं को कभी भी वो लोग क्या नहीं मानते थे, राजा नहीं मानते थे, खुद को दीवान मानते थे। कहते थे कि हमें तो नियुक्त किया है गोविंद देव जी ने, हम तो इनके दीवान हैं, हमारे राजा तो कौन है, गोविंद देव जी, ये इनके कुल देवता भी है। इनकी कुल देवी है जमुआई माता, उनकी बात भी अपन करेंगे। जमुआ रामगढ़ में देवी का मंदिर भी है। इनकी आराध्य देवी है वो शिला देवी है। आप पढ़ते हो ना, एक कुल देवी, एक आराध्य देवी, एक कुल देवता। तो कुल देवता गोविंद देव जी हो गए, कुल देवी शिला देवी होगी, आमेर के किले में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मान सिंह ने मंदिर बनवाया था। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ में बना हुआ है। धोलक राय या दुल्ले राय नाम के राजा हुए आमेर में, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इनके कुल देवता है ये। तो आगे लिखना, आमेर के शासक, आमेर के शासक अपना राजा, आमेर के शासक अपना राजा गोविंद देव जी को मानते थे। गोविंद देव जी, हवा महल के पास में मंदिर है ना, गोविंद देव जी को मानते थे, मानते थे। स्वयं को, स्वयं को उनका दीवान मानते थे, दीवान मानते थे। ये मान्यता थी इन राजाओं की। ठीक है, इनके कुल देवता भी गोविंद देव जी है। तो नीचे नोट लगा के लिखना चाहो तो लिख लो, कुल देवता इनके कौन है, कुल देवता साहब गोविंद देव जी है। गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी भी इनको कहते हैं अपन, राधा जी है ना साथ में, है ना, तो राधा गोविंद देव जी भी इनको कहते हैं। ठीक है, मंदिर कहाँ पर है, मंदिर जयपुर में है, जयपुर शहर के अंदर है। तो पुराने वाला शहर है ना, वहीं पर है, जयपुर शहर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया गुरुजी, कई बार पूछ लेते हैं। मंदिर का निर्माण करवाया था जयसिंह नाम के राजा ने। पढ़ते हो ना आप, जयसिंह द्वितीय, स्वाई जयसिंह, जयसिंह द्वितीय ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जयसिंह द्वितीय आगे आएंगे तो और भी बात करेंगे अपन, लेकिन अभी मैंने चलते चलते आपको बता दिया कि जयसिंह द्वितीय ने गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको आमेर के शासक अपना राजा मानते थे। ठीक है, इसके बाद में आपके कुल देवी की बात भी कर लेते हैं साथ साथ में, जब बातें चल रही है तो। इनकी कुल देवी है वो शिला देवी है। ठीक है, फोटो तो मैं नहीं लेकर आया शिला देवी का, आगे दिखाऊंगा आपको। इनकी जो कुल देवी है ना, कुल देवी, वो है शिला देवी, सॉरी, कुल देवी, शिला देवी नहीं है। इनकी कुल देवी है जमुआई माता, जमुआई माता। जमुआई माता का जो मंदिर है ना, वो रामगढ़ में है, जिसको जमुआ रामगढ़ भी कहते हैं। और रामगढ़ पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण में है रामगढ़। जयपुर ग्रामीण का एक जगह है जमुआ रामगढ़, वहां पर जमुआई माता का मंदिर है। ठीक है, जमुआई माता राजस्थान की एक ऐसी देवी जिसका वाहन गाय है। आप फोटो देखोगे ना कुल देवी का, बताऊं मैं आपको, शायद है, वन सेकेंड, ये देखो आप, ये फोटो रहा, ये इनकी कुल देवी है जमुआई माता। ठीक है, ये इनकी कुल देवी है, कुल देवी का नाम क्या है, जमुआई माता नाम है। ठीक है, यहाँ पर ये गाय है, राजस्थान की एक देवी जिसका वाहन गाय है। ठीक है, गाय के साथ में कुल देवी की पूजा होती है जमुआई माता, जिसको बुडवाई भी अपन कहते हैं, जमुआई भी कहते हैं। ये कछवा शासकों की कुल देवी है, और इस देवी के मंदिर का निर्माण दुल्ले राय के द्वारा करवाया गया था, जो कछवा वंश के पहले राजा थे। ठीक है, तो ये रामगढ़ में देवी का मंदिर है। ठीक है, इसके बाद में आपके एक है इष्ट देवी या आराध्य देवी, आराध्य देवी, आराध्य देवी है इनकी शिला देवी। आराध्य देवी कौन सी है, शिला देवी, शिला देवी। ठीक है, और शिला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है, आमेर दुर्ग में बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर के शासक ने, जिनका नाम था मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आप आमेर का किला देखने के लिए जाओगे ना, तो साइड में इधर मंदिर बना हुआ है, आराध्य देवी का, शिला देवी का मंदिर बना हुआ आमेर के किले में। ठीक है, बंगाल से इस मूर्ति को मानसिंह लेकर आए थे। तो कुल देवी का मतलब होता है जिसकी पूजा हमारे दादा परदादा हमारे कुल में जिस देवी की पूजा करते आ रहे थे, उसको अपन कुल देवी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि अपन बीकानेर में रहते थे, ठीक है, और बाद में जयपुर रह के रहने लग गए, तो वहां पर अपन करणी माता की पूजा करते आ रहे थे, हमारे दादा परदादा सरदादा, तो हमारी कुल देवी कौन सी होगी, करणी माता होगी। बाद में हम जयपुर आ गए,
अब बार बार बीकानेर जा नहीं सकते, फिर हम माता जी की पूजा करने के लिए आमेर के किले में जाने लग गए, मान लो आमेर के किले में पूजा पाठ करने लग गए, ठीक है, और इससे हमें फायदा लगने लग गया कि हमारी देवी हमारा फायदा कर रही है, ठीक है। अचानक हमने किसकी पूजा शुरू कर दी? शिला देवी की पूजा कर दी। तो हमारे कुल में जिसकी पूजा की जा रही तो उसको तो हम थोड़ा कम याद करते हैं, शिला देवी को ज्यादा याद करने लगे। तो आराध्य देवी कौन सी होगी? हमारी शिला देवी होगी, ठीक है। तो कुल में जिसकी पूजा हो रही है वो तो हो गई कुल देवी, और बाद में अपन कई बार अपने फायदे के लिए, नुकसान के लिए, जो भी है उसके लिए अपन पूजा करने लग जाते हैं किसी देवी की, तो अपनी होती है आराध्य देवी, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों के? इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इनके राज के चिन्ह के बारे में, ठीक है, कि इनका राज के चिन्ह कैसा था। ये इनका राज के चिन्ह है, ठीक है। कछवा राजवंश का ध्वज व प्रतीक चिन्ह, ठीक है। ये झंडा है, नीचे प्रतीक है, और इस प्रतीक चिन्ह में लिखा गया है ये तो धर्म सत्र तो जय, नीचे लिखा गया है यहाँ पर, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है, ठीक है। एक तरफ घोड़ा है, एक तरफ शेर है, ठीक है, बीच में हाथी है, एक गाय है, ठीक है, और ऊपर पंचरंगा झंडा लगा हुआ है, और नीचे लिखा गया है ये तो धर्म सतर तो जय, ठीक है। झंडा कितने रंग का है? 5 रंग का है, ठीक है। लाल भी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये हरा रंग है, सफेद रंग है और नीला रंग है, ठीक है, 5 रंग है। पहले मानसिंह से पहले सफेद झंडा हुआ करता था, जब राजा मानसिंह बने ना, उससे पहले झंडा सफेद ही हुआ करता था, उसके ऊपर नाम लिखा गया, ठीक है, ये तो धर्म सतर तो जय। बाद में मानसिंह ने क्या किया? बंगाल में अभियान किया, बंगाल में 5 राज्य जीते मानसिंह। कितने राज्य जीते? 5। 5 राज्य जीतने की खुशी में इन्होंने अपने झंडे में रंग भी कितने कर दिए? 5। रामदेव जी का झंडा भी 5 रंग का होता है, जिसको अपन नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। रामदेव जी का झंडा भी पंचरंगा होता है। इस वंश का राज के चिन्ह भी 5 रंग का है। रामदेव जी के झंडे को अपन कहते हैं नेजा। नेजा एक नृत्य भी है भी। कई बार पूछ ले कि नेजा क्या है, ऑप्शन में मिले नहीं कि रामदेव जी की ध्वजा। तो एक डांस का नाम भी नेजा है। सुना कभी नेजा डांस के बारे में? नेजा डांस भीलों का, दोस्तों भील लोगों का एक नाटक होता है, ठीक है। इस नाटक में ये लोग क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती है, एक डंडा लगाती है इस प्रकार से, मैदान में, खुले मैदान में एक प्रोग्राम किया जाता है, उसमें एक डंडा रोपण करती है, एक पोल रोपती है, इस पोल के ऊपर नारियल बांध देती है। नारियल तो देखा है तुम लोगों ने, ठीक है, वो नारियल इस पोल के ऊपर बांध देती है, इस प्रकार से लटका दिया, ठीक है। अब वे क्या होते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों आ जाते हैं। अब पुरुष इस नारियल को तोड़ने के लिए दौड़ते हैं, भाग भाग कर आते हैं पुरुष, पुरुष भागकर आते हैं, और महिलाएं इनका पीछा करती है। महिलाएं इनके ऊपर लठ मारने की कोशिश करती है, उनको पीटने की कोशिश करती है, ठीक है। जो आदमी तगड़ा होता है, ताकतवर होता है, वो लठ खाते हुए इस नारियल को तोड़ कर ले आता है, ठीक है। इस डांस का नाम क्या है? नेजा। रामदेव जी के झंडे का नाम भी क्या है? नेजा। ये भीलों में होता है। और कछवा राजवंश के चिन्ह में भी रंग कितने हैं? 5। और इस झंडे में नाम क्या लिखा गया? ये तो धर्म सतर तो जय। और इनका नीचे वाला प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, ऊपर वाला झंडा है। तो जैसे हमारा झंडा, पूरे भारत का झंडा, वो 3 रंग का है, तिरंगा जिसको अपन कहते हैं। और राज्य के चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर अशोक चिन्ह है, जिस पर लिखा गया सत्यमेव जयते, लिखा गया है ना, वो हमारा राजकीय चिन्ह हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। तो उसी प्रकार से इनका ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो ये झंडा हो गया, लेकिन जरूरत है नहीं। लिख लो, लिखो तो। कछुआ वंश का, कछुआ वंश का ध्वज पंचरंगा है। पंचरंगा, रंगा है, पंचरंगा का मतलब 5 रंग का, ठीक है। रंग कौन कौन से? लाल है। रंग कौन कौन से हैं? एक तो लाल है, एक पीला है, एक आपके हरा है, एक आपके सफेद है, और एक आपके नीला है। ये 5 रंग, रंग वंग याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। रंग कहीं रटने लग जाओ फिर भूल जाओगे खुद का रंग कैसा था, ठीक है। तो खुद का रंग भी खराब नहीं करना है, खुद को भी मेंटेन रखना है, पढ़ाई भी बढ़िया करनी है, दोनों ही काम करने हैं, ठीक है। कि इस रंग के चक्कर में खुद का रंग बिगाड़ लोगे, रगड़ने लग जाओ, हालत खराब हो जाए कि यार रंग याद करो, रंग याद करो, तो रंगों को याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता। इनका जो राजकीय चिन्ह है, उस राजकीय चिन्ह में क्या लिखा गया है? ये तो धर्म सतर तो जय, ठीक है, लिख लेना। इस वंश के, इस वंश के प्रतीक चिन्ह में या राज्य चिन्ह में, इस वंश के राज्य चिन्ह में, इस वंश के राज्य चिन्ह में, राज्य चिन्ह में ये तो धर्म
ये तो धर्म सतर तो जय। लिखा गया है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं मैं आपको। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो नाइल है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, उसकी जो टैगलाइन है ना, मतलब राज की जो लाइन है उसकी, वो भी ये तो धर्म सतर तो जय है। ये कि ये सेम की सेम। ठीक है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो वाक्य है ना, वो भी यही है। और हमारे कछवा राजवंश के जो राजाओं के जो राज के चिन्ह था ना, उस राज के चिन्ह में भी ये लिखा गया था। ठीक है, ये तो धर्म सतर तो जय। तो राज के चिन्ह की बात भी होगी, इनकी उत्पत्ति की बात भी होगी, और इसके अलावा इनके कुल देवता यानी राजा की बात भी होगी, क्योंकि कछवा शासक खुद को राजा नहीं मानते थे। कछवा शासकों का मानना था कि हमारे राजा तो कौन है, हमारे राजा गोविंद देव जी है। ओके, तो सब लोगों के समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। इसके बाद में अपन बात करेंगे इनके राजाओं की। ठीक है, इनके राजाओं की बात करते हैं अपन। राजाओं की बात करें, इनके राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे अपन। इनका जो पहला राजा था ना, उसका नाम था दुल्ले राय। ठीक है, नाम क्या था राजा का? दुल्ले राय। राजा का नाम दुल्ले राय था भी। दुल्ले राय की बात अपन करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाओ आप लोग, दुल्ले राय या दुल्ले राय एक ही बात है। दुल्ले राय को ही अपन कहते हैं तेज कर्ण। ठीक है, और इन्हें ही अपन कहते हैं दौलत राय। दौलत राय। ठीक है, ये पहले राजा थे कछवा वंश के। दुल्ले राय, या फिर इनको अपन दौलत राय, या फिर इनको अपन कहते हैं तेज कर्ण। बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थे ये, एकदम रंग धोलो धप, मारवाड़ी में कहे जो, एकदम धोले, एकदम गोरे। इस कारण घर वालों ने नाम रखा दौलत राय। दौड़ो बहुत है छोर, दौलत राय रहो। फिर तेज बहुत दौड़ते थे, दौड़ने में बड़े माहिर थे, पारंगत थे, घर वालों ने नाम रख दिया तेज करण। ठीक है, इसके बाद में बचपन में है ना, ये मन में आई तभी शेरवानी पहन के खड़े हो जाते थे, कैसा लग रहा हूं मैं। माता कहती थी कि बेटा दुल्ले के जैसा लगता है। दुल्ला बनने का शौक बहुत ज्यादा था इनको। इनको पता नहीं था कि दुल्ला बनने के घाटे कई सारे, नुकसान कई सारे हैं। तो बचपन में टाबर तो दुल्ला बनने की कोशिश करता ही है कि मैं भी घोड़ी पर बैठूंगा, बारात लेकर जाऊंगा। ठीक है, बाद में पता चलता है कि ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। बाद में आदमी जब थोड़ा शादी करने की उम्र आती है तो बोले 2 साल रुक जाओ, नौकरी लाग जाओ, कर नौकरी ला कर शादी करूंगा। फिर अपनी वो क्या है कि इच्छाएं बदल जाती है, लेकिन बचपन में रहते हैं कि एक बार मैं भी घोड़ी पर बैठूं। ठीक है, फीलिंग लूँ थोड़ी बहुत। लेकिन ये बचपन में क्या है कि शेरवानी पहन के खड़े हो जाते थे, माँ से पूछ कैसा लग रहा हूँ। माँ कहती बेटा दुल्ले के जैसा लग रहा है। घर वाले ने नाम क्या रख दिया? दुल्ले राय। दुल्ले राय, तेजकरण या फिर दौलत राय, इन्हीं का नाम है। तेज दौड़ते थे तेजकरण, दुल्ला बनते थे दुल्ले राय, बहुत गोरे थे, स्मार्ट थे, एकदम सुंदर थे, इस कारण दौलत राय। ठीक है, इन्हीं के नाम है तीनों नाम। अब ये नरवर में एक राजा हुआ करते जिनका नाम था सोडा सिंह। उस सोडा सिंह के वंशज। ठीक है, सोडा सिंह के बेटे थे। अब एक बार ये अपने राजस्थान की तरफ आगे घूमने के लिए आए, तो दौसा में पहुंच गए, दौसा के राजा से मिल। दौसा के राजा बड़े परेशान, क्योंकि यहाँ पर बटगुजर हुआ करते दौसा में, वो इनको परेशान करते थे, मारते पीटते डराते धमकाते रहे। अब दौसा के राजा ने कहा कि यहाँ पर बटगुजर है, ये आपको लूट लेंगे, इनका ध्यान रखना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दौड़ने में तेज थे ही। उन्होंने कहा कि भी लूटेंगे तो मैं दौड़ जाऊंगा, मेरा सामान लेकर के भाग जाऊंगा, हाथ तो किसी का आऊंगा नहीं। तेजकरण कहते हैं लोग मेरे को, और वैसे ही मैं बहुत बहादुर हूँ। तो वहां पर वो बटगुजर आते हैं दौसा में, दौसा को लूटने के लिए। तो उसी समय बटगुजरों के साथ में लड़ाई लड़ते हैं दुल्ले राय, और 1137 ईस्वी में दौसा के बटगुजरों को इन्होंने पराजित कर दिया। और बाद में जो वहां पड़ोस में, दौसा के पड़ोस में एक राजा था। ठीक है, उस राज्य के शासक थे आपके रालण सिंह। ठीक है, रालण सिंह नाम के कोई राजा थे दौसा में, चौहान वंश के राजा थे। वो बड़े राजी हुए कि यार इन इन बटगुजरों से पीछा छुड़वा दिए। तो राजी होने के बाद में उनकी कोई संतान थी नहीं, एक लड़की लड़की थी, उसका नाम था आपके सुभान कंवर। ठीक है, तो आपके सुजान कंवर या सुभान कंवर का विवाह किसके साथ में कर दिया? दुल्ले राय के साथ। दुल्ले राय बड़े बहादुर आदमी थे, बटगुजरों को हराया,
वीर आदमी थे। इनकी वीरता का पता जब रालहंसी को चला, रालहंसी ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में कर दिया? दुल्हे राय के साथ। बाद में वो इलाका, तो दौसा बड़ा इलाका था, खुद का इलाका था, वो किसको दे दिया? दुल्हे को दे दिया कि आप ही रख लो इसको, क्योंकि मेरे टाबर तो है नहीं, बेटा तो है नहीं, मेरे उत्तराधिकारी आप ही हो। बाद में अपने पिताजी को उन्होंने बुलाया और 1137 में अपना राज्याभिषेक करवाया और 1137 में इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। यहाँ पर इस कारण कछुआ वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? दुल्हे राय को कहते हैं। कछुआ वंश में राजस्थान में पहला व्यक्ति कौन हुआ? दुल्हे राय हुआ। इस कारण इनको कहते हैं अपन कछुआ वंश का आदि पुरुष। आदि का मतलब होता शुरुआत, पहला। शुरुआत कहां से हो रही है? तो शुरुआत दुल्हे से हो रही है, इस कारण इनको अपन आदि पुरुष कहते हैं। इसके अलावा इसको संस्थापक पुरुष कहते हैं। इसके अलावा कछुआ वंश का मूल पुरुष भी किसको कहते हैं? दुल्हे राय को ही कहते हैं। राजधानी कहां पर बनाई? दौसा में बनाई। 1137 में दौसा के बटगुजरों को इन्होंने हराया और अपने राज्य की स्थापना कर। ठीक है, तो ये नरवर के शासक का वंशज था। लिख लो, ये नरवर के शासक, लिखना इसमें, यह नरवर, नरवर मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। नरवर के शासक सोडा सिंह का पुत्र था। नरवर के शासक सोडा सिंह का वंशज, सोडा सिंह का पुत्र था। ये लिख लो, पुत्र था। लिखना, इन्होंने इन्होंने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़गुजरों को, दौसा के बड़गुजरों को दौसा के बड़गुजरों को पराजित किया, पराजित किया, परास्त किया और यहाँ, और यहाँ कछुआ वंश की स्थापना की। कछुआ वंश की स्थापना की, स्थापना की भी। इस कारण इनको अपन क्या कहते हैं? कछुआ वंश का संस्थापक। स्थापना की, स्थापना की और दौसा को, ये भी साथ में लिख लेना, स्थापना की और दौसा को, और दौसा को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। तो इनकी राजधानी कौन सी थी भी? दौसा थी। ठीक है, आपसे पूछ ले कछुआ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? उत्तर क्या करोगे? दौसा थी। कछुआ वंश की स्थापना की, इस कारण इनको अपन कहते हैं कछुआ वंश का संस्थापक। ठीक है, स्थापना की, इसके नीचे लिख लेना, स्थापना की ना, इस कारण इनको क्या कहते हैं अपन? कछुआ वंश का संस्थापक। कछुआ वंश का संस्थापक इनको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक नाम और है, कछुआ वंश का मूल पुरुष। कछुआ वंश का मूल पुरुष भी इनको कहते हैं। ओके, और तीसरा कछुआ वंश का आदि पुरुष भी इनको कहते हैं। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। कछुआ वंश का आदि पुरुष भी इनको कहते हैं अपन, आदि पुरुष। कछुआ वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, ये सारे के सारे नाम किनके हैं? ये सारे के सारे नाम है दुल्हे राय के, तेजकर्ण के, या फिर दौलत राय के। सारे के सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं। कछुआ वंश की स्थापना के, इस कारण संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष तीनों ही किसको कहते हैं अपन? दुल्हे राय को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनका विवाह हो गया। ठीक है, पड़ोसी एक राजा थे, चौहान राजा थे। ठीक है, जिसका नाम था रालहंसी, और रालहंसी ने अपनी पुत्री सुजान कंवर या सुभान कंवर का विवाह किसके साथ में कर दिया? दुल्हे राय के साथ में कर दिया। ठीक है, तो और अपना दौसा वाला इलाका भी इसी को दे दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। यहाँ के राजा थे जिसका नाम था रालहंसी। यहाँ के चौहान शासक, यहाँ के चौहान राजा, चौहान राजा रालहंसी, रा, ल और अण और साथ में सी। रालहंसी ने, रालहंसी ने अपनी पुत्री
अपनी पुत्री सुजान कंवर या सुभान कंवर एक ही बात है, सुजान कंवर, सुजान कंवर का विवाह, सुजान कंवर का विवाह शादी कर दी, सुजान कंवर का विवाह दुल्लर राय के साथ में कर दिया, दुल्लर राय के साथ कर दिया। ठीक है? सुजान कंवर के साथ में शादी कर दी। सुजान कंवर के टबर टुबर नहीं हुए। इसके बाद में एक शादी और की इन्होंने मारूनी के साथ में, अजमेर की कोई चौहान राजकुमारी थी, उसके साथ में दूसरा विवाह, और मारूनी के जो बेटा हुआ जिसका नाम था कोकिल देव। ठीक है, इनके संतान नहीं थी सुजान कंवर। ठीक है, तो दूसरा विवाह, सेकंड मैरिज भी लिख लो लिखना चाहो तो, वैसे कोई ज्यादा इतना पढ़ना जरूरी नहीं है इनके बारे में। है दूसरा विवाह, द्वितीय विवाह, एक शादी और की मारूनी के साथ में की थी, और मारूनी कहाँ की रहने वाली, अजमेर की रहने वाली। इनके बेटा हुआ जिसका नाम कोकिल देव था। ठीक है, कोकिल देव आके राजा बनेगा फिर। अब क्या हुआ, इन्होंने स्थापना कर ली, शादी वादी हो गई। ठीक है, भी अपना राज्य बसा लिया, स्टेबल हो गई, नौकरी लगी, मतलब शादी हो गई, टाबर टिकर हो गए। अब आदमी क्या करेगा, अपनी संपत्ति को बढ़ाएगा। संपत्ति को बढ़ाने का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। यही तो करते हैं ना, भी आप आज नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी जैसी लग गई, शादी हो गई, टाबर टिकर हो गए, बाद में क्या करोगे कि संपत्ति बढ़ जाए, अपनी अपने साम्राज्य का क्या हो जाए, विस्तार हो जाए, प्लॉट हो जाए, दो चार गाड़ी वाड़ी हो जाए। ठीक है? और कोई व्यवस्था तो भी करनी है, अपन सोना चांदी हो जाए, यही तो सोचता आदमी, लोभी तो है ही आदमी, हर आदमी लोभी है, तो आपको ये लगता थोड़ी ना हो। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यही प्लान इन्होंने किया। इन्होंने आमिर पर आक्रमण किया। आमिर के राजा थे इस समय आलम, आलम सिंह को हरा दिया, आमिर छीन लिया। इसके बाद में एक कैता मीणा नाम के राजा थे, उसको हराया और गेटोर छीन लिया। जोटा मीणा नाम के एक राजा थे, उनसे जोटवाड़ा छीन लिया, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ठीक है, तो और राजाओं को भी इन्होंने हराया। ठीक है, बाद में एक जगह थी मांची या माझी नाम का जगह था, मांची जिसको अपन कहते थे, उस इलाके पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया इन्होंने। जीतने के बाद में कहा कि मैं तो राम का वंशज हूँ, हमारे आदि पुरुष राम हैं, और इस क्षेत्र का नाम भी हम क्या रखेंगे, रामगढ़ रखेंगे। मांची या मांझी क्षेत्र को जीतकर नाम क्या रख दिया, रामगढ़ रख दिया। और रामगढ़ में अपनी कुल देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। कुल देवी का नाम जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर रामगढ़ में बन गया, तो ये क्या बन गया अब, जमुआ रामगढ़ बन गया। जमुआ रामगढ़ में इन्होंने अपनी कितने नंबर की राजधानी, 2 नंबर की, पहली कहां पर, दौसा में स्थापित की, और दूसरी राजधानी इन्होंने रामगढ़ में स्थापित। तो इन्होंने 2 राजधानियां बनाई, पहली राजधानी दौसा में और दूसरी राजधानी रामगढ़ में। अब साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने। साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर किया वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, तुले का साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, राज्य विस्तार किस प्रकार से इन्होंने किया। राज्य विस्तार करने के लिए आसपास के राजाओं को इन्होंने हराया। ठीक है, आलम मीणा को हराया इन्होंने, आलम जी मीणा को हरा दिया। आलम मीणा से इन्होंने क्या छीन लिया, आमिर छीन लिया। इसके बाद में कैता मीणा पर आक्रमण किया, यहाँ पर पूरे इलाके में मीणाओं का राज था, इससे गेटोर छीन लिया। गेटोर है ना, गेटोर की छतरियां, जहां पर आमिर के राजाओं का दाह संस्कार होता था। ठीक है, और इसके बाद में जोटा मीणा, बोले तुम जोटा हो, और जोटा मीणा पर आक्रमण किया, और जोटा मीणा को हराया। और जयपुर में एक जगह है, आप सुनते हो, जोटवाड़ा। ठीक है, जोटवाड़ा जीता। ठीक है, मैं अपने राज्य का क्या कर लिया इन्होंने, विस्तार कर लिया। इन राजाओं को हराया भी, आलम मीणा को हरा करके आमेर में विस्तार किया, कैता मीणा को पराजित करके गेटोर में विस्तार किया, जोटा मीणा को पराजित करके जोटवाड़ा में विस्तार कर लिया। इस प्रकार से इन्होंने अपना राज्य का विस्तार भी किया था। इसके बाद में इन्होंने आक्रमण किया था मच्छी या मंची क्षेत्र पर आक्रमण किया, और कहा कि मैं तो राम का वंशज हूँ। राम का वंशज होने के कारण उस इलाके का नाम क्या रख दिया इन्होंने, रामगढ़ रख दिया। कुल देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, और कुल देवी का नाम जमुआई माता था, इस कारण रामगढ़ को कहते हैं अपन जमुआ रामगढ़। ठीक है, इस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा आक्रमण इन्होंने किया भी मानसी पर।
जिसको कहते हैं आपके माची या मांची कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आक्रमण किया और राम के नाम पर, राम के नाम पर इसका नाम, इसका नाम रामगढ़ रखा, रामगढ़ रखा, ये तो रामगढ़ है अभी, ठीक है। मांची को रामगढ़ नाम दे दिया अभी, ठीक है। रामगढ़ रखा, आगे लिख लो आप लोग, रामगढ़ में, रामगढ़ में नई राजधानी स्थापित की, ठीक है। रामगढ़ में नवीन राजधानी स्थापित, क्योंकि पहले कहां पर थी, दौसा में, राजधानी स्थापित की, नई राजधानी स्थापित, ठीक है। और यहाँ किसके मंदिर का निर्माण करवाया, जमुआई माता, जमुआई माता मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। इसी कारण इस इलाके को अपन कहते हैं जमुआ रामगढ़। और जमुआई माता इनकी कौन सी देवी है साहब, इनकी कुल देवी है, ध्यान रखना ना। आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन सी है, शिला देवी है। वो मंदिर में दिखा देता हूँ आपको, ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण, प्रारंभिक जो निर्माण है, बाद में ऊपर से बड़ा बना दिया गया, इस मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था, दुल्ले राय ने करवाया, ठीक है। किसने करवाया था, दुल्ले राय ने करवाया था। या फिर क्या कहते हैं अपन, तेजकर्ण ने करवाया था। या फिर अपन क्या कहते हैं, धोलक राय ने करवाया था। एक ही व्यक्ति के नाम है ये, ठीक है। धोलक राय कह दो, दुल्ले राय कह दो, तेजकर्ण कह दो, इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यहाँ पर मूर्ति बनवाई, ये रही मूर्ति, ठीक है, जिसमें माता जी के साथ में गाय भी खड़ी, ठीक है। देवी का वाहन गाय माना जाता है, ठीक है। तो गाय माता, गौ माता इनकी देवी है, और साथ में सॉरी वाहन है, और इनके साथ में गाय की पूजा भी की जाती है, ठीक है। ये जमुआई माता है, ठीक है। जमुआई माता का मंदिर रामगढ़ में है, जिसको जमुआ रामगढ़ अपन कहते हैं, ठीक है। ये काम सारे के सारे इन्होंने करवाए। इसके बाद में एक दिन ये आ रहे थे, 1170 की बात है, 1170 ईस्वी में अपनी पत्नी मारुनी के साथ, मारुनी के इस समय गर्भ में, गर्भवती थी, गर्भ में कोई बेटा पल रहा था। और जब ये अपनी कुल देवी के मंदिर में जाकर आए, तो अचानक मीणाओं ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि गेटोर वाले, जोटवाड़ा वाले, आमेर वाले, सारे के सारे आसपास के जितने भी मीणा थे ना, वो सारे के सारे इनके दुश्मन हो गए, क्योंकि उनका राज्य छीन लिया था इन्होंने। इसके बाद में अचानक मीणाओं ने आक्रमण कर दिया 1117 ईस्वी में इनके ऊपर। ये इनके साथ में लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय इनकी पत्नी गर्भवती थी, मारुनी, और मारुनी की फिर एक बेटा होता है, जिसका नाम रखा गया कोकिल देव, या काकिल देव जिसको अपन कहते हैं। बाद में राजा वही बनता है। तो 1117 ईस्वी में मीणाओं ने, मीणाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मीणाओं ने मतलब इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। 1170 ईस्वी में मीणाओं के विरुद्ध, मीणाओं के विरुद्ध लड़ते हुए, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद में राजा कौन बनता है अभी, इसके बाद में राजा बनता है आपके कोकिल देव, जिसको काकिल देव भी, काखिल देव भी अपन कहते हैं, ठीक है। राजा का नाम क्या है, राजा का नाम है कोकिल देव, कोकिल देव। इन्हें अपन क्या कहते हैं, काकिल देव भी कहते हैं। मारुनी के बेटे थे काकिल देव। 1170 में राजा बनते हैं कोकिल देव उर्फ काकिल देव, ठीक है। काकिल देव या कोकिल देव राजा बनते हैं 1170 में। कोकिल देव ने सोचा कि यार पिताजी की हत्या का बदला लेंगे अपन लोग, तो आमेर पर इसने आक्रमण किया। आमेर पर राज था बट्टो मीणा का, समय बट्टो नाम के राजा हुआ करते थे मीणाओं के, उनका राज था आमेर पर। तो बट्टो मीणा पर आक्रमण किया इन्होंने, और बट्टा मीणा को इन्होंने हरा दिया और भगा दिया। बाद में आमेर पर कब्जा किनका हो गया, कोकिल देव का, क्योंकि पहले जीता था लेकिन वापस छीन लिया गया था आमेर को, ठीक है। आमेर को मीणाओं ने वापस छीन लिया, तो वापस प्राप्त किसने किया, कोकिल देव ने। 1207 ईस्वी में भट्टो मीणा को इन्होंने हराया, हरा करके आमेर को अपनी क्या बना लिया इन्होंने, राजधानी। तीसरी राजधानी कौन सी थी, आमेर। पहली दौसा, फिर रामगढ़, और तीसरी आमेर। आमेर के बाद में जयपुर बनेगी राजधानी इनकी,
ठीक है। तो कोकिलदेव या काकिलदेव 1207 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में आमेर के एक राजा हुआ करते थे। आमेर के बट्टो मीणा को, आमेर के बट्टो मीणा को हराया, हराया। ठीक है। आमेर को, आमेर को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। पहले कौन सी थी? पहले दौसा, और इससे पहले, सॉरी, इससे पहले क्या थी? आमेर से पहले, आमेर से पहले थी आपके रामगढ़, और रामगढ़ से पहले दौसा। तो सबसे पहले दौसा बनाएगी राजधानी, दौसा के बाद में आमेर बनाएगी राजधानी। ठीक है, सॉरी, दौसा के बाद में रामगढ़ बनाई गई, और रामगढ़ के बाद में क्या बना दी गई? अब आमेर बना दी गई। आमेर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कोकिलदेव या काकिलदेव। इसका बेटा अलगुराय था। अलगुराय अलवर की तरफ चला गया। ठीक है। आप पढ़ते हो कांकनवाड़ी का किला, पढ़ते हो ना कांकनवाड़ी का किला? तो कांकनवाड़ी का किले का जो प्रारंभिक निर्माण है वो कोकिलदेव के बेटे ने तो करवाया था, अलगुराय ने करवाया था। ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, वो गोली लगी थी उसमें छेद हो गए थे, वही किला तो है कांकनवाड़ी का किला, है ना? तो उस किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है। तो अलवर की तरफ चला जाता है इनका बेटा अलगुराय। ठीक है। इसके बाद में दो चार राजा और बने। ठीक है। इसके बाद में शासक बनता है आपके रामदेव या राजदेव। रामदेव नाम का राजा बनता है इनका। बीच में राजा और भी आए लेकिन कोई काम के नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई काम नहीं करवाया। रामदेव या राजदेव नाम का राजा बना। रामदेव ने क्या किया? आमेर में महल बनवाने शुरू कर दिए। पहला महल रामदेव या राजदेव ने बनवाया। रामदेव या राजदेव ने पहला महल बनवाया। ठीक है। उस महल का नाम है कदमी महल। कदमी महल में एक छतरी बनी हुई है, उस छतरी में अपना राज्याभिषेक किया। बाद में परंपरा बन गई कि आमेर का कोई भी राजा बनेगा तो उसका राज्याभिषेक कदमी महल में किया जाएगा। ठीक है। तो कदमी महल आमेर के किले का सबसे पुराना महल है। इस महल का निर्माण रामदेव या राजदेव ने करवाया था, और इस महल में आमेर के शासकों का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। बस इतनी बात याद रखनी, रामदेव या राजदेव की कोई खास उपलब्धि है नहीं। ठीक है। तो रामदेव या फिर राजदेव, दो बातें रामदेव जी की कर लेते हैं अपन। रामदेव, जिनको अपन क्या कहते हैं? राजदेव भी कहते हैं। रामदेव या राजदेव। ठीक है। रामदेव या राजदेव की बात करें तो रामदेव या राजदेव ने कदमी महल का निर्माण करवाया आमेर किले में ना, आमेर किले में कदमी महल। आमेर का किला किले के अंदर है आजकल, उस समय किला नहीं था ये। ठीक है। उस समय तो आमेर ही था, आजकल किले के अंदर है। बाद में और महल बनवा दिए गए, और महल बनवा दिए गए, और महल बनवा दिए गए। तो कई सारे महल बन गए और साथ में पूरा का पूरा क्या बन गया? किला बन गया। ठीक है। आमेर का किला बाद में कई महलों से मिलकर बन गया था। ठीक है। तो आमेर किले में कदमी महल का निर्माण करवाया, कदमी महल का निर्माण करवाया, कदमी महल का निर्माण करवाया। ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यह आमेर के किले का सबसे पुराना महल है। तो ये भी ध्यान रखना कि आमेर किले का सबसे पुराना महल कौन सा है? आमेर किले का सबसे प्राचीन महल, सबसे प्राचीन महल आमेर किले का सबसे पुराना महल है। ठीक है। इसके अलावा आमेर के शासकों का राज्याभिषेक भी इसी में होता है। आमेर के राजाओं का, आमेर के शासकों का, आमेर के शासकों का राज्याभिषेक राज्याभिषेक इसी महल की छतरी में, इस महल में एक छतरी बनी हुई है, इसी महल की छतरी में होता था। जोधपुर के राजाओं का वो श्रृंगार चौकी के ऊपर होता था। ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा बीकानेर। बीकानेर के शासक अनूप सिंह थे। अनूप सिंह ने अनूप महल का निर्माण करवाया। अनूप महल में सोने चांदी की परतें लगी हुई, बड़ा शानदार महल है। उस महल में बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक होता। गोदारा जाट अपने अंगूठे के रक्त से उनका राज तिलक किया करते थे। पढ़ा अपन ने।
आमेर के किले का सबसे प्राचीन महल है ये, और आमेर के शासकों का राज्याभिषेक भी इसी महल की बने वो छतरी थी ना उसमें होता था। ये रामदेव या राजदेव ने काम करवाया था। इसके बाद में शासक बनता है जिसका नाम था पृथ्वीराज। सुना है पृथ्वीराज के बारे में? पृथ्वीराज बाद में और भी बनेगा, पृथ्वीराज कछवा द्वितीय। ये पृथ्वीराज प्रथम था। मेवाड़ में भी पृथ्वीराज पढ़ा अपन ने, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ने वाला राजकुमार कहते हैं अपन, उड़ना राजकुमार। बातें बहुत लंबी लंबी करता था, लंबी चौड़ी बातें करने के कारण, फेंकू बातें करने के कारण इतिहास में लोगों ने कह दिया कि ये आदमी तो बहुत ऊंची बात करता है, उड़ती हुई बात करता है, इस कारण उड़ना राजकुमार। घोड़ा तेज दौड़ाता था, इस कारण उड़ना राजकुमार कहती। तो वो कहाँ पर हुए थे? मेवाड़ में हुए थे। अपने पृथ्वीराज राठौड़, जिनको पिथल कहते हैं, ये बीकानेर में पढ़े थे। और अब पढ़ रहे अपन पृथ्वीराज कछवा प्रथम, पहले थे, ठीक है। पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज कछवा, ठीक है। पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज कछवा की बात करते हैं अपन। पृथ्वीराज कछवा शासक बने। पृथ्वीराज कछवा के काल में क्या हुआ? 1527 में एक लड़ाई लड़ी गई, खानवा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ बताओ? खानवा का युद्ध लड़ा गया था मारना सांगा, मेवाड़ के राजा थे, और दिल्ली के राजा के बीच में, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। ये दिल्ली का मुगल बादशाह था, दिल्ली में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। इन दोनों के बीच में लड़ा गया। लड़ाई शुरू होने से पहले मारना सांगा ने आसपास के राजपूत राजाओं को पत्र लिखा, पत्ती लिखी। एक पत्र भेज दिया किसको? सांगा ने पृथ्वीराज को, कि पृथ्वीराज आपको आना है, सहायता करनी है। तो ये सहायता करने के लिए आते हैं, ठीक है। लड़ाई में भाग लेते हैं और इस लड़ाई में ये मारे जाते हैं। तो 1527 के खानवा युद्ध में किसका सहयोग किया? सांगा का सहयोग किया, और इस लड़ाई में ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। सांगा का सहयोग सहयोग किया, पृथ्वीराज के बारे में लिख रहा हूं मैं, सारी बात ना। सहयोग किया और वीर गति को प्राप्त हो गए, और वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। ये हो गए आपके पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा ने एक काम और किया, वो भी बात कर लेते। पृथ्वीराज के 12 बेटे थे, ठीक है। 12 संतान थी पृथ्वीराज के, और 12 बेटे लड़ाई न करे आपस में, इस कारण इन्होंने अपने राज्य को 12 भागों में बांटा था। इस कारण आमेर को उस जमाने में कहा गया 12 कोटड़ी। क्या बोलते थे? 12 कोटड़ी। ये प्रश्न कई बार आता है कि किस शासक के काल में आमेर को 12 कोटड़ी कहा गया? पृथ्वीराज कछवा के काल में। या किस शासक ने आमेर को 12 भागों में बांटा था? तो पृथ्वीराज कछवा ने। 12 बेटे थे, 12 बेटे आपस में लड़ाई न करें, इस कारण इन्होंने ऐसा कार्य किया था, ठीक है। इसी में लिख देता हूँ या अगले वाले में लिखो, चलो। इन्होंने इन्होंने आमेर को आमेर को अपने 12 पुत्रों में, अपने 12 पुत्रों में 12 भागों में बांट दिया, 12 भागों में बांट दिया। इस कारण आमेर को इस कारण आमेर को इस कारण आमेर को 12 कोटड़ी कहते थे। 12 कोटड़ी 12 कोटड़ी कहते थे। इसके काल में? पृथ्वीराज के काल। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पृथ्वीराज की एक पत्नी थी जिसका नाम था बालाबाई। बालाबाई आपके बीकानेर की थी, ठीक है। बालाबाई से थोड़ा ज्यादा लगाव था। बालाबाई ने कहा कि और किसी को राजा नहीं बनाना, पूर्णमल को राजा बनाना है। तो उन्होंने पूर्णमल को अपना उत्तराधिकारी, ठीक है। पूर्णमल राजा बन गए, फिर एक दो राजा और बने। इसके बाद में बारी आई रतन सिंह। रतन सिंह राजा बनता, ठीक है। रतन सिंह के बारे में भी कोई खास उपलब्धि नहीं। रतन सिंह, शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था आमेर पर इस काल में, बस वही बात है, और कोई बात नहीं रतन सिंह की नहीं है, ठीक है। तो रतन सिंह राजा बनता है बाद में, पूर्णमल बनता है पहले तो।
ठीक है। बालाबाई के कहने पर राजा पूर्णमल को बनाया गया था। ठीक है, तो अपन दो बात रतन सिंह की भी कर लेते हैं। ठीक है, राजा का नाम है रतन सिंह कछवा। रतन सिंह सारे राज्यों में हुआ था, बीकानेर में भी रतन सिंह हुए थे, याद है ना, कल पढ़ा था अपन रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह कछवा आमेर में भी हुए थे, बीकानेर में भी हुए थे, मेवाड़ में भी हुए थे। ठीक है, तो सारी जगह पर रतन सिंह हुए। रतन सिंह जगह जगह मिलेंगे आप, अलग अलग वंश में है। इनके काल में शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया 1544 ईस्वी में। तो इन्होंने शेरशाह सूरी के साथ में संधि कर ली, समझौता कर लिया, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का पहला राजा है, वो कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता, मालदेव अधीनता स्वीकार नहीं करता। याद है ना आपको, मालदेव ने लड़ाई लड़ी थी 1544 ईस्वी, ग्रीसुमेल का युद्ध लड़ा था। ठीक है, बीकानेर के राजा ने सबसे पहले संबंध स्थापित की। जोध आपके मेवाड़ के उदय सिंह ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो 1544 में इन्होंने आमेर पर भी अपनी सेना भेजी। इन्होंने डरते हुए ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस चीज का फायदा इनके चाचा ने उठाया। इनके एक चाचा थे जिसका नाम था सांगा, संग्राम सिंह नाम था। इनके चाचा थे ना सांगा कछवा, उसने इस चीज का फायदा उठाया। उस सांगा ने क्या किया, आमेर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, बाहर बार वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया, और खुद के नाम पर इस इलाके का नाम रख दिया सांगानेर। आजकल है ना, एयरपोर्ट है जहाँ पर हवाई अड्डा है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिस इलाके में बना हुआ, सांगानेर एयरपोर्ट जिसको अपन कहते हैं। तो वो सांगानेर एयरपोर्ट है ना, वो इसी इलाके में बना हुआ है। उस इलाके का सांगानेर नाम है, वो संगा के नाम पे रखा गया, जो रतन सिंह के चाचा थे। रतन सिंह भोगविलासी आदमी था, मौज मस्ती करता था। ठीक है, इस चीज का फायदा इसके दूसरे चाचा ने उठाया। ठीक है, क्या हुआ कि जो संगा थे ना, सागा के एक भाई और थे, जिनका नाम था आपके पारमल। पारमल ने रतन सिंह का एक भाई था आस्करण, उसको अपने पक्ष में कर लिया कि तो इधर आ। आस्करण को कहा कि यार रतन दारू पीता है, मौज मस्तियां करता है, छोरियों के साथ में घूमता है, ये काम ठीक नहीं है, इस ये भोगविलासी आदमी है, तू राजा बन जा। आस्करण ने क्या किया, इसको जहर दे दिया रतन सिंह। 1547 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु हो गई। जैसे ही रतन सिंह मरा, बारमल टक तैयार था, राजा बन गया। अब बारमल के सामने दो चुनौतियां थी। एक तो मीणाओं का डर लगता था कि मीणा मेरे को यहां से डरा धमका कर भगा न दे, दूसरा आस्करण का डर लगता। दोनों से किस प्रकार से बारमल निपटेगा, वो बात भी अपन करेंगे। तो रतन सिंह के काल में सूर्य ने आक्रमण किया 1544 में, सूर्य के साथ में समझौता कर लिया, सूर्य की दीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इस चीज का फायदा उठाया इसके चाचा ने कि यार वो तो कायर आदमी है, लड़ाई कौन करे, दीनता स्वीकार करे। तो चाचा सांगा ने क्या किया, थोड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया, नाम क्या रख दिया, सांगानेर। ठीक है, रतन सिंह 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने आमेर पर आक्रमण किया। शेरशाह सूरी ने आमेर पर, आमेर पर आक्रमण किया, आमेर पर आक्रमण किया। तो रतन सिंह ने, तो रतन सिंह ने, रतन सिंह ने सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली, सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली, लड़ाई नहीं की भी, स्वीकार कर ली। तो सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का शासक कौन है, रतन सिंह है। ठीक है, ये कायरी काम था, हड़काई काम था। इस कायरता पूर्ण कार्य का फायदा इनके चाचा ने उठाया, और चाचा ने कुछ हिस्सों पर कब्जा करके उस इलाके का नाम क्या रख दिया, सांगा ने रख दिया। इस कायरता पूर्ण कार्य का, इसका ये रहता, इस कायरतापूर्ण कार्य का फायदा उठाते हुए, इस कायरतापूर्ण कार्य का फायदा उठाते हुए इनके चाचा सांगा ने, इनके चाचा सांगा ने
सांगा ने कायरतापूर्ण कार्य का कार्य लिखना ना, कायरतापूर्ण कार्य का फायदा उठाते हुए इनके चाचा सांगा ने आमेर के कुछ हिस्सों पर आमेर के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। और उसका नाम सांगा ने रख दिया। और उसका नाम, उस क्षेत्र का नाम लिख सकते हो, और उस क्षेत्र का नाम, उस क्षेत्र का लिख लेना, कर लिया। और उसका नाम कोई दिक्कत नहीं है, उस क्षेत्र का नाम सांगा ने रख दिया, सांगा ने रख दिया। ठीक है। बाद में इसका एक भाई था आस्करण, उस आस्करण ने रतन सिंह को दे दिया जहर। इस कारण रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी 1547 ईस्वी में। ठीक है। जहर दिलवाने का काम किसने किया? पारमल ने किया था। ठीक है। 1547 ईस्वी में। भाई का नाम क्या था? आस्करण। आस्करण ने इन्हें जहर दे दिया और जहर पी गए भी, और इस कारण भगवान को प्यारे हो गए, मतलब मृत्यु हो गई। ये कौन हो गए आपके? रतन सिंह। ठीक है। रतन सिंह के बाद में शासक बनते हैं, जैसे ही इनकी मृत्यु होगी 1547 ईस्वी में, 1547 ईस्वी से में राजा कौन बनते हैं? पारमल बनते हैं, जिनको बढ़िया तरीके से। ठीक है। पारमल 1547 से लेकर 1574, 1574 से लेकर 1589 के बीच में आपके भगवंत दास, और इसके बाद में आपके ये मान सिंह। ठीक है। ये तीन राजा है ना, जिनके संबंध मुगलों के साथ में बड़े शानदार थे। इन तीनों को बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है। दो बातें आपको बताई जाए, वो सारी की सारी याद रखनी। पहले तो देखो काम चल जाता है। अब पहले राजा कौन थे? भगवंत दास थे, सॉरी पहले राजा दुल्ले राय थे, तेजकर्ण थे, दौलत राय थे। ये बात आप याद रख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दो चार बातें याद रखनी, कोई खास नहीं है। ठीक है। बीच में जो कई आदमी आए हैं जो बड़े कमजोर प्रवृत्ति के थे, जिनकी हिम्मत नहीं थी लड़ने झगड़ने की, ठीक है, जो अपनी राज्य की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। इतिहास उन्हीं को याद करता है जो कुछ करके जाते हैं। आप पढ़ोगे आज, नौकरी लग जाएगी बढ़िया, ठीक है, कुछ संपत्ति छोड़ के जाओगे, तो आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी? हमारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, कितनी सारी प्रॉपर्टी करके गए हमारे लिए। आप कुछ भी नहीं करके जाओगे, आप नौकरी नहीं लगोगे। ठीक है। तो आपको आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी? अरे दादो कमजोर हो बिल्कुल, की कोनी हो दादा कने, बस दादी ही एक पैसा के लड़ते रहते हो पूरे दिन, कोई काम धंधो करते हो कोनी। आने वाली पीढ़ियां गाली निकलेगी कि मारो दादो निकम्मो की कौन करके। तो आने वाली पीढ़ियां, ये दुनिया की वास्तविकता है। आपसे कितने अच्छे हो, कितने आप में गुण है, कितने अवगुण है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या करके जा रहे हो। आप अच्छे से कुछ करके जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। ये इस दुनिया की वास्तविकता है। आप कुछ नहीं करके जाओगे तो कोई याद नहीं करेगा। तो इतिहास के साथ में भी ठीक वही चीजें हैं। जो आदमी कुछ करके गए उनको तो पढ़ा जाता है, जिन आदमी ने कुछ किया नहीं उनको कोई नहीं पढ़ता। कोई आदमी, बीच में बहुत सारे राजा आए, बीच बीच में और भी राजा आए, कोई नाम ही नहीं आता उनका, लिखा ही नहीं कि यार कोई आदमी ढंग को हुआ तो नाम लिखा। तो ऐसे सभी जगह हुआ था, हर रियासत में हुआ था, गांव में होता, समाज में होता, घर में होता है। एक पिताजी के दो बेटे हैं, एक बहुत काम का है, एक बेलखना है, कोई काम नहीं करता, पूरे दिन सोया रहता है, पबजी खेलता है। ठीक है। हालत खराब है उसकी, घूमता रहता है, दारू पीता है, गुटखे खाता है। कोई पूछता है क्या? गाली देते हैं कि वो निकम्मो नालायक, घर में पैदा ही नहीं होता, ठीक हो तो, ऐसे कहते हैं। और एक बढ़िया लड़का है, सुबह टाइम पे उठता है, काम करता है, पढ़ाई करता है, घर वालों का साथ देता है, नशे पते से दूर रहता है, उसको कहे ओ मारो लाडलो सुधो छोरो है, बढ़िया छोरो है, क्या मैंने घर का भी। तो जो आदमी काम करेगा, अच्छे काम करेगा, को ही याद करते हैं। काम खराब करेंगे, गलत करेंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, उनको कोई याद नहीं करता। ठीक है। यही इतिहास के साथ में है। तो इसके बाद में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं बारमल। बारमल की बात करेंगे। ठीक है। शासक का नाम लिखो बारमल, राजा का नाम क्या लिखोगे?
बारमल लिखना, बारमल। बारमल को कई जगह बिहारी मल के नाम से भी लिखा गया है। बारमल उर्फ बिहारी मल। ठीक है, बारमल या फिर क्या कहते हैं अपन, बिहारी मल कहते हैं। बारमल या बिहारी मल। बारमल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, 1547 में राजा बने थे, 1574 तक राज किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में क्रमबद्ध इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। पहले वालों में गड़बड़ी है। 1547 से लेकर 1574। माखी ये करके छोड़ेगी। 1547 से लेकर 1500। ठीक है, ये बारमल राजा बन गए। बारमल जब शासक बने तो इनके सामने दो समस्या आई। एक समस्या तो आई आस्करण की। ठीक है, बारमल जब शासक बने तो इनके सामने दो समस्या थी। एक समस्या तो आस्करण, यही आस्करण जिसको पहले तो काम में ले लिया। बारमल ने कह दिया कि तेरा भाई काम का नहीं है। ऐसा लगता था बारमल रतन सिंह का, तेरा भाई काम का नहीं है, निठल्ला है, निकम्मा है, दारू पीता है, मौज मस्तियां करता है, तू राजा बन जा। आस्कर ने चाचा के चक्कर में आकर के भाई को मार दिया। और अतवाद राजा कौन बन गए, आस्कर, सॉरी भगवंत ये आपके बारमल। बारमल जब राजा बने ना 50 साल के थे, बुढ़े है ना, 50 साल का आदमी राजा बन गया अभी। ठीक है, टाबर को नहीं बनाया। आस्कर ने कहा कि चाचा गड़बड़ कर दी, काका तेरे को देख लूंगा मैं। आस्करण भागा भागा नागौर की तरफ गया और नागौर में एक मुलाकात करता है, किससे, शेरशाह सूरी के बेटे से। ठीक है, शेरशाह सूरी के बेटे से मिलता है और शेरशाह सूरी के बेटे से मिलने के बाद में सहायता मांगता है। और उस सहायता में एक सेनापति आता है उसके साथ में, उसका नाम था हाजी खान। हाजी खान ने और आस्कर ने मिलकर आमेर पर आक्रमण करने का प्लान किया। बारमल को पता चल गया कि आक्रमण होगा अपने ऊपर। बारमल पहले ही कुछ सोना चांदी पैसे लेकर के तैयार बैठा था। बारमल ने हाजी खान को धीरे से कहा, इधर आ जा, ये ले सोना, ये ले चांदी, भाग जा यहाँ से, और बाकी पेटीएम कर दूंगा तेरे को। हाजी खान ने कहा कि महाराज पेटीएम बंद है हो गया। कहा गूगल पे कर दूंगा, चिंता मत कर। थोड़ा पैसा दिया और उसको अपने पक्ष में कर। आस्कर रह गया बेचारा यूं का यूं ही। ठीक है, तो पहली समस्या का निपटारा कर लिया। दूसरी समस्या थी मीणाओं की, क्योंकि दोटवाड़ा के जोटा मीनार, आपके गेटोर की मीनार, आमेर की मीनार, सबको इनके पूर्वजों ने हराया था, दादाओं ने हराया था। और आमिर की मीणा ये देख रेख कर रहे थे कि कोई कमजोर आदमी आए, आक्रमण करे और अपना राज्य वापस ले। इन मीणाओं से निपटने के लिए इन्होंने मुगलों का साथ लिया। मुगलों के साथ में सब, ठीक है, मुगलों से मिले मतलब अकबर से मिले। ठीक है, तो पहले आस्करण वाली बात करेंगे अपन कि आस्करण को किस प्रकार से निपटाया इन्होंने चक्रव्यूह में फंसा करके। और बाद में मुगलों से डर लगा तो मुगलों के भय के कारण इन्होंने क्या काम किया, सॉरी, मीणाओं के भय के कारण इन्होंने मुगलों के साथ में संधि कर ली। ठीक है, तो दो चीजें अपन पढ़नी है। तो लिखो, बारमल जब शासक बने तो, लिखना इसमें, बारमल जब शासक बने तो बारमल जब शासक बने तो बारमल जब शासक बने तो इनके सामने दो समस्याएं थी। दो समस्याएं थी। बारमल जब राजा बने दो समस्याएं थी। एक समस्या तो आस्करण की समस्या। पहली समस्या तो किसकी थी, आस्करण की। आस्करण को किस प्रकार से निपटाया, भेजा था ना आस्करण, आस्करण की समस्या। दूसरी समस्या कौन सी, दूसरी समस्या थी मीणाओं की समस्या। ये मीणाओं का डर था, मीणा आक्रमण न करते कोई भी मिलके आपस में। मीणाओं की समस्या, पहली समस्या से निपटा इन्होंने बड़े सूझबूझ से। युद्ध नहीं किया इनके साथ में, आराम से हाजीखां को अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, पहले ही बात करते हैं अपन आस्करण की समस्या।
आस्करण की समस्या को किस प्रकार से निपटाया। ठीक है, आस्करण की जैसे ही बारमल राजा बनाना, तो ये भागकर चला गया नागौर की तरफ, और नागौर में सूरी के पुत्र से सहायता मांगी। ठीक है, सूरी के बेटे से सहायता मांगता है, और सूरी के बेटे ने इसके साथ में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था आजी खां। ठीक है, आजी खां को साथ में भेज दिया। आजी खां के साथ में मिलकर इन्होंने आमेर पर आक्रमण करने का प्लान किया। उससे पहले ही बारमल ने आजी खां को अपने पक्ष में कर लिया धन दौलत दे करके। ठीक है, कि पैसे दे दिए, धन दे दिया, सोना चांदी दे दिया, और आजी खां किसके साथ में मिल गया, आपके भारमल के साथ में मिल गया। ठीक है, लिखना इसमें आप लोग, लिखना आस्करण की समस्या, आस्करण की समस्या में लिखना। देखिए, आस्करण, आस्करण ने सूरी के सेनापति, आस्करण ने सूरी के सेनापति, क्या नाम था, हाजी खां, हाजी खां के सहयोग से, सूरी के सेनापति हाजी खां के सहयोग से, सहयोग से आमेर पर आस्करण ने सूरी के सेनापति हाजी खां के सहयोग से आमेर पर आक्रमण करने की योजना तैयार की, योजना तैयार की, लेकिन लेकिन इससे पहले बारमल ने हाजी खां को अपनी ओर मिला लिया, पैसे दे दिए भी इसको। ठीक है, अपनी ओर मिला लिया, एक काम ने सेट कर दियो, मिला लिया, आस्करण वाली दिक्कत तो फ्री हो गया। दूसरी समस्या किन की थी, मीणाओं की समस्या थी। ठीक है, कि मीणा कहीं पर आक्रमण न कर दे मेरे पर, मीणा आक्रमण कर देंगे तो मेरे को राज्य छोड़कर यहां से भागना पड़ेगा। तो इसके बाद में क्या होता है कि इनका एक मित्र था जिसका नाम था मजनू खां, बारमल का एक दोस्त जिसका नाम मजनू खां, मजनू खां दिल्ली में रहता था। जैसे ही 1556 ईस्वी में दिल्ली को जीता इसने, पानी आपके वो लड़ा था ना, पानीपत का युद्ध, पानीपत की लड़ाई लड़ी, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू के साथ में। ठीक है, हेमू मुगल काल में एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा बन गया था बीच में। ठीक है, तो हेमू के साथ में जैसे ही पानीपत की लड़ाई लड़ी, इसके बाद में दिल्ली का बादशाह अकबर बनता है 1556 ईस्वी में। तो 1556 में जैसे दिल्ली पर अधिकार करता है अकबर, इसके बाद में मजनू खां बोला कि अपने को है ना, हेमू जैसे कई लोग हरा सकते हैं, और भी कई सारी ताकतें हैं, तो इसलिए राजस्थान में जो भी राजपूत राजा हैं इनको अपने पक्ष में कर लिया जाए, अकबर को ये कहा। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, कौन कौन राजा है ऐसे तो अपने साथ में मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक दो की तो मैं ट्राई करता हूँ। मजनू खां को पता चला कि समस्या किसके चल रही है, बारमल के चल रही है, बारमल को सहायता की जरूरत है, और बारमल को जब सहायता मिल जाएगी तो बारमल अपने पक्ष में आ जाए। मजनू खां बारमल को दिल्ली बुलाता है कि मैं तेरी मुलाकात अकबर से करवाऊं, भारत के बादशाह से करवाऊं। बारमल वहां पर चले गए, बारमल वहां पर चले गए 1556 ईस्वी में, मजनू खां ने बुला लिया, अकबर से मिले। अकबर जब इनसे मिलने के लिए बाहर आया, हाथी पर बैठकर आया, क्योंकि दिल्ली का बादशाह था वो तो, और हाथी को सुबह सुबह किसी चिंटी ने विंटी ने काट लिया होगा। अभी चिंटी काटने के बाद में हाथी की मौत हो जाती है, हाथी पागल हो जाता है, कोई और दिक्कत हो गई होगी हाथी की, तो हाथी बिचर गया, हाथी पागल हो गया, हाथी नाचने लगा, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। अकबर ने सोचा कि आज तो हाथी पटक मारी, अकबर की पसीना आ गया, हालत खराब, और सारे सारे उस पागल हाथी को देखकर इधर उधर भागने लग गए। लेकिन बारमल नहीं भागा, बारमल बड़ा ताकतवर आदमी था, बारमल के दो चार साथ में जो आमिर से गए हुए थे वो भी नहीं भागे। उन्होंने 10 एक मिनट में उस पागल हाथी को काबू कर लिया, अकबर को नीचे उतारा, अकबर को पानी वानी पिलाया, सांस आया। अकबर ने कहा कि यार बहुत भला आदमी है तुम,
मेरा जीवन बचा लिया तूने, तो आज मर जाता। तो ये काम किसने किया? बारमल ने किया। और बारमल या बिहारीमल की इस वीरता से राजी कौन हुआ? अकबर। अकबर ने कहा कि ढंग का आदमी है, काम का आदमी है, इसको अपनी सेवा में रखा जाए। तो पहली बार 1556 ईस्वी में इनकी मुलाकात होती है, दिल्ली में मिलते हैं, ताकि मीणा मेरे को डराए नहीं, मीणाओं की समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि जब अकबर से सीधे कांटेक्ट होंगे तो मीणा मेरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यही प्लान था इनका। तो मीणाओं की समस्या से मीणाओं की समस्या मिटाने के लिए इन्होंने किससे मुलाकात की? अकबर से मिले। तो हेडिंग लगाओ आप लोग, बारमल और मुगल। बारमल और अकबर लिख लो सीधे, बारमल और अकबर यानी मुगल, इनकी बात करते हैं। पहली मुलाकात कब हुई? 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में वो दिल्ली पर कब्जा ही किया था। 1556 ईस्वी में मजनू खां, मैं जैनू, मजनू, मजनू किसको कहते हैं गांव में? प्रेमी को कहते हैं। वो बड़ो मजनू है। लैला मजनू, लैला लड़की को, और कोई छोरियां भी आजकल प्यार व्यार करना आ जाए, छोरियां के कहे आ तो बड़ी लैला बड़ी है? उसको लैला कहने लग जाते हैं। और कोई तकड़ो ही प्रेमी है तो वो मजनू है। तो मजनू वैसे एक व्यक्ति का नाम था, वो मजनू नहीं था ये ना, तो आप समझ रहे हो। तो 1556 ईस्वी में मजनू खां की मध्यस्थता से, मजनू खां की मध्यस्थता से बारमल, बारमल दिल्ली में, दिल्ली में अकबर से मिले। दिल्ली में अकबर से मिले, ये पहली मुलाकात है। यहां पर वीरता का प्रदर्शन किया, पागल हाथी को काबू में करके 5 मिनट में अकबर को नीचे उतार लिया था, और हाथी को सेट कर दिया इधर बाड़े में। ये काम बारमल ने किया, इस कारण अकबर राजी हुआ। अकबर ने कहा कि तथास्तु, इसको हमारी सेवा में लाया जाए, हमारा आशीर्वाद इनके साथ में, मीणा बोलेंगे ही नहीं, कोई खटकेगा ही नहीं, और बोल जाए तो मेरे को बुलाना आप। ठीक है, इसके बाद में बारमल वापस आ गए। अब क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद में 1562 की बात है, 1562 ईस्वी में अकबर टाबर टुबर थे नहीं। अकबर क्या है कि भगवान के भी पहले टाबर टिकर नहीं होते तो अपन क्या करते हैं? भगवान के मंदिर में जाते। मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद में जाया करते थे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अकबर ने क्या किया, कहा कि भी टाबर टिकर है नहीं, अपने अजमेर चलते हैं ख्वाजा साहब की दरगाह पर, वहां पर सुख संतान सुख का आशीर्वाद लेंगे भी ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब की दरगाह पर पूजा पाठ करने के लिए अपन जायरीन बन गए। अपन तो कहते थे श्रद्धालु और वो लोग कहते हैं जायरीन। ठीक है, जायरीन बन के चलते हैं। ठीक है, तब ये आए अकबर, आपके अकबर आए ना, दिल्ली से रवाना हुए। दिल्ली से जब आए तो ये आमिर होते हुए निकले। कहां से होते हुए निकले? आमिर होते हुए निकले। ये अपना राजस्थान। ठीक है, यहां पर पड़ता दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली का बादशाह कौन? अकबर। ठीक है, अकबर को आना कहां पर है भाई? अकबर को आना यहां पर, यहां पर से तो अजमेर है, राजस्थान में अजमेर। अकबर को आना अजमेर, किसकी दरगाह पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ठीक है, तो अकबर ने कहा कि ठीक है अपन चलते हैं। और रास्ते में यहां पर था आपके जयपुर, आमेर जिसको कहते हैं अपन, यहाँ पर आमेर, ये तो जयपुर वाला इलाका है, अलवर है, इधर भरतपुर है, ये धौलपुर आ गया, ये आमेर है भी यहाँ पर। ठीक है, अब इधर से रवाना होगा, अलवर होता हुआ कहां से गुजरेगा? आमेर से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, तो दिल्ली से रवाना हुआ, और रास्ते में क्या आ गया? आमेर आ गया। रास्ते में आमेर आ गया। आमेर में एक सांगानेर में व्यक्ति था जिसका नाम था चगताई खां, अकबर का कोई नुमाइंदा था, अकबर का कोई जानकार था सांगानेर का, चगताई खां। चगताई खां के पास में अकबर आके रुक गया। अकबर ने कहा कि अपने पास में ही
बारमल रहते हैं, जो एक बार 1556 में आपके हाथी को काबू किया था, वही बारमल यहीं के हैं वो, और उनके पास में पण चलते हैं। अकबर को वो चगताई खां लेकर गया बारमल के पास में। बारमल ने इनका स्वागत सत्कार किया, आ बैठ दी, खीर वीर बनाई, खाना वाना खिलाया। और बाद में तारीख थी 20 आपके जनवरी 1562। 20 जनवरी 1562 को बारमल ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली, आमेर में दीनता स्वीकार की थी। ये मुगलों के दीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा बन गया था। तो दूसरी बार किसने मिलाया था? चगताई खान ने, सांगानेर का चगताई खान था। सांगानेर के चगताई खान इनको मिलवा दिया। ये जब यात्रा करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में रुक गए, और रुकते वक्त इनकी मुलाकात किससे हो गई? बारमल से हो गई। करवाने का काम चगताई खान ने किया था। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप। 1562 ईस्वी में, 1556 के बाद में 1562, 1562 ईस्वी में चगताई खां, चगताई खां की मध्यस्थता से, चगताई खां की मध्यस्थता से, मध्यस्थता से अकबर, अकबर आमेर में बारमल से मिला, बारमल से मिला, बारमल से मिला। और इस समय, इस समय तारीख क्या थी? 20 जनवरी 1562, 20 जनवरी 1562 को, 20 जनवरी 1562 को बारमल ने, बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत राजा था, तो बारमल था। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि मुगलों के प्रति सहयोग और समर्पण की नीति अपनाने वाला पहला राजपूत राजा बारमल। सहयोग करेगा तभी तो दीनता करेगा ना। मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा बारमल। मुगलों के साथ में संधि स्थापित करने वाला पहला राजा बारमल। तारीख क्या थी? 20 जनवरी 1562। कहां पर? आमेर में ही आया था अकबर। वे दिल्ली से जियारत करने के लिए ख्वाजा साहब की दरगाह पर अजमेर आ रहा था, रास्ते में आमेर आ गया, आमेर में रुका रात भर। तो तख्ताई खां सांगानेर वाला बोला कि मैं आपकी मुलाकात किससे करवाता हूँ? बारमल से करवाता हूँ। बारमल ने दीनता स्वीकार कर ली भी। इसके बाद में जियारत करने के लिए अजमेर चला गया, ख्वाजा साहब के हाथ जोड़े, बोले महाराज टाबर टिकर है नहीं, दे दो कोई आशीर्वाद दे दिया। ख्वाजा साहब ने आशीर्वाद दे दिया कि नहीं, और शादी और कर ले भी। शादी करने का प्लान। अकबर वापस आया, वापस आते वक्त कहां पर रुक गया? आमेर। आमेर रुक गया। तो आमेर रुकने के बाद में अकबर ने कहा कि आपने दीनता स्वीकार कर ली, अपन इन समझौते, इस संधि को मजबूती देते हैं, अपन अपन इस संधि को रिश्तों के रूप में बदल देते हैं। बारमल ने कहा कैसे? अकबर ने कहा कि आपकी जो लड़की है जोधा बाई, हरका बाई, जिसका नाम हीरा बाई है, उसका विवाह हमारे साथ में कर। इसके बाद में तारीख थी 6 फरवरी 1562, रोज डे के एक दिन पहले। 7 फरवरी को शुरू होने वाला था, रोज डे, प्रपोज डे, रग डे, पता नहीं कौन कौन से। तो 6 फरवरी 1562 को सांबर झील के पास में खारे पानी को साक्षी मानते हुए बारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई, हीराबाई, जोधाबाई को विवाह किसके साथ में कर दिया? अकबर के साथ। ये शादी 6 फरवरी 1562 को हुई। याद रह जाएगी तारीख तो, रोज डे के एक दिन पहले। लेट होने नहीं दिया, पहले ही शादी कर ली इन्होंने। तो 6 फरवरी 1562 को सांबर झील के पास में विवाह हो गया था। ये मुगलों और राजपूतों के बीच में होने वाला पहला विवाद। ठीक है, तो सबसे पहले मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने का काम किसने किया? बारमल ने किया। सबसे पहले समझौता करने का काम भी किसने किया? बारमल ने किया। दीनता स्वीकार करने का काम भी किसने किया? बारमल ने किया। तो ये चीजों का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब अगले पन्ने पे लिख देता हूं मैं। वापस आते समय, अजमेर से वापस आते समय ये, अजमेर से वापस आते समय, वापस आते समय अकबर ने,
बारमल ने, ऐसे लिख लो बारमल ने, बारमल ने अपनी पुत्री, अपनी पुत्री हरकाबाई, अपनी पुत्री हरकाबाई, हीराबाई, और इसी का नाम इतिहासकारों ने जोधाबाई भी बताया है। हरकाबाई, हीराबाई, जोधाबाई का विवाह, का विवाह 6 फरवरी 1562 को, हरकाबाई भी कहते हैं, हरकूबाई भी कहते हैं, हीराबाई भी कहते हैं, जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर झील के पास, सांबर झील के किनारे का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर झील के किनारे अकबर से कर दिया, अकबर से कर दिया। अकबर से कर दिया, ठीक है। तो अकबर के साथ में कर दिया गया 6 फरवरी 1562 को। यह पहला मुगल राजपूत विवाह था, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, यह पहला, यह पहला मुगल राजपूत विवाह था, विवाह, ठीक है। अब नीचे नोट लगा के एक बात और लिख लेना आप लोग, वो भी मैं लिख देता हूं। मुगलों की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर, स्वीकार कर, उनसे विवाह, उनसे वैवाहिक संबंध, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले, स्थापित करने वाले पहले राजा, पहले राजा बारमल थे, पहला राजा बारमल, ठीक है, जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की, उनसे शादियां की, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऐसा काम करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? बारमल था। कई बार, एक बार पेपर में ऐसा आ गया कि मुगलों के प्रति सहयोग और समर्पण की नीति अपनाने वाला पहला राजा कौन था, तो भी उत्तर क्या करोगे? बारमल ही था, ठीक है। तो बारमल पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित। इसके बाद में और क्या काम किया, और क्या काम किया इन्होंने, उसकी बात भी कर लेते हैं अपन। शादी कर दी भी, शादी करने के बाद में 10 तारीख को अकबर 4 दिन तक रुका, 6, 7, 8, 9, 10 को वापस गया। 10 को जब इनको विदाई दी गई ना, अकबर को जब विदाई दी गई, तो अकबर ने कहा कि भी सुखी विदाई की आंदो की देश वेज में की दियो सामान की भेजो मार सके। बारमल ने कहा महाराज दहेज वेज में कुछ नहीं, हमारा पोता है, रोटियां बहुत खाता है, बहुत मोटा था मान सिंह, ठीक है। कि अकबर, सॉरी, आपके भगवंत दास का बेटा, और भगवंत दास का बेटा कौन? मान सिंह। मान सिंह एकदम काले रंग का, बहुत मोटा तगड़ा, ठीक है। अकबर ने इनको पूछा कि अरे मान सिंह तुम्हारा भी कुछ होगा क्या? मान सिंह ने वापस जवाब दिया, महाराज मेरा वही होगा जो एक राजा का होता, मतलब बचपन हुई चेष्टा के ही राजा बनूं, बचपन में ही आ गई नौकरी लाग जाऊं मैं, ऐसी आग होगी तभी तो काम बढ़ेगा। तो अकबर को ये बात बड़ी पसंद। जब ये सब जा रहे थे, वहां से रवाना हो रहे थे, तो पास में वहीं पे मान सिंह खड़ा, पास में ही भगवंत दास खड़ा था, ये सारे लोग वहां पर खड़े थे। जैसे इनको विदा किया गया तो अकबर ने कहा किसी को तो भेजो हमारे साथ। मान सिंह को भेज दिया गया। मान सिंह को मुगल सेवा में 1562 में भेजा गया था। 1550 में जन्म हुआ, 1562 में मुगल सेवा में भेज दिया गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में मानसिंह मुगल सेवा में चले गए थे। कितने साल की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र। याद रखना कि 1562 में जब बुआ का विवाह हुआ ना, तो मानसिंह भी साथ में ही मुगलों की सेवा में
चले गए थे। जब मानसिंह पढ़ेंगे तब ये बात आएगी, ठीक है, तो उस वक्त याद रखना आप लोग, ठीक है। 1562 में मानसिंह को मुगल सेवा में साथ में भेज दिया था, ठीक है। ये बात साइड में लिख देता हूं मैं, वैसे आगे और भी आएगी, ठीक है। इसी इसी समय की बात है, ठीक है। 1562 में मानसिंह को, पता था ना मानसिंह, मानसिंह को मुगल सेवा में, मुगल सेवा में भेजा गया। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बदले में अकबर ने बारमल को 5,000 की मनसब दी। इतनी मनसब दी, 5,000 की मनसब दी, और साथ में एक उपाधि प्रदान की जिसका नाम था अमीर उल उमरा, ठीक है। और शादी किसके साथ में हो गई? जोधाबाई के साथ में, हरकाबाई या हीराबाई के साथ में, ठीक है। और उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। अकबर ने अकबर ने बारमल को अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की उपाधि, अमीर उल उमरा की उपाधि और 5,000 की मनसब प्रदान की, 5,000 की मनसब प्रदान की, मनसब प्रदान की। मनसब प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था? बारमली था, ये भी ध्यान रखना ना। बाद में अरकाबाई या हीराबाई मुगल दरबार में चली गई। मुगल दरबार में अकबर है ना, अकबर जब अकबर जब भी बात करता था आपके हरकाबाई हीराबाई से या जोधाबाई से, तो वो कहते थे मरियम। अकबर ने इनका नाम मरियम रखा। इसके बाद में संतान थी नहीं, तो आशीर्वाद लेने के लिए एक शेख सलीम चिश्ती थे फतेहपुर के, उनके पास में जाया करते थे अकबर और जोधा। तो शेख सलीम चिश्ती ने इनको नाम दिया जमानी, अकबर ने नाम दिया मरियम, और उन्होंने क्या नाम दिया? जमानी नाम दिया। इसके बाद में इस अकबर और जोधाबाई के एक बेटा हुआ जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने दोनों नामों को एक कर दिया और अपनी माँ का नाम रखा मरियम उज। क्या नाम रखा? मरियम उज। तो नाम मरियम उजमानी है ना, ये किसने दिया? जहांगीर ने दिया था, इनके बेटे ने दिया था। जहांगीर जोधा और अकबर का बेटा था, ठीक है। तो आपके हरकुबाई को या हरकाबाई को, हरकाबाई को जहांगीर ने मरियम उजमानी नाम दिया, मरियम उजमानी नाम दिया, ठीक है। इसमें एक नाम तो है मरियम, मरियम नाम किसने कहा? अकबर ने कहा। और उस्मानी नाम किसने कहा? शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती। और दोनों को मिला करके मरियम उस्मानी नाम किसने कर दिया? जहांगीर ने, ठीक है। तो इनकी माँ का नाम मरियम उस्मानी था, तो अपन हरकाबाई, हीराबाई या जोधाबाई कहते हैं, ठीक है। 1574 की बात है। 1574 ईस्वी में बारमल की मृत्यु हो गई। 1547 में राजा बने, 1574 ईस्वी में बारमल की मृत्यु हो गई। बारमल की मृत्यु के बाद में जो नए राजा बनते हैं ना, का नाम था भगवंत दास, ठीक है, भगवंत दास। भगवंत दास को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।